तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर कक्षा 6 की हिस्ट्री हो चुकी है और 7 की स्टार्ट हो रही है। तीसरा भाग चल रहा, कक्षा 7 की हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर चल रहा है और 2 हो चुके हैं और 6 की संपूर्ण हो चुकी। तो आप जाकर इसी चैनल पर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दी गई है, उस पर भाग बाई भाग डल रहे हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार से भाग डल रहे हैं, पार्ट डल रहे हैं, क्लास 1 क्लास 2 इस प्रकार से। तो क्लास 13 हो चुकी हो, ये 14वीं क्लास चल रही है, ये 14 क्लास चल रही है। तो आप सभी इसको कंटिन्यू देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो थ्योरी का पार्ट होता है ना, वो थ्योरी पढ़ाई जा रही है संपूर्ण 6 to 8 एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़ाई जा रही है। तो आप सभी इस चैनल पर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दी गई है, क्योंकि इस एनसीईआरटी से प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। जिसका सोशल साइंस से पेपर 2 का प्रीवियस ईयर का कर रहा है ना, तो उनके लिए पेपर लगवाया जा रहा है। तो वो सभी चेकआउट कर लें, क्योंकि इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, पूरे जैसे भी लिखे होते वैसे ही उठा के सीटेट पेपर में डाल दिए जाते हैं। तो जिसका सोशल साइंस है और हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी हो चुकी है इस चैनल पर, तो आप सभी जाकर देख लीजिए। और हर चलती है क्लासेस, लेकिन क्लासेस लोग कम देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगा रहे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों देखना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्योंकि थ्योरी आप पूरी पढ़ लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन पेपर लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए थ्योरी ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा समय की नहीं होती है, डेली 40 मिनट इससे कम ही समय की होती कोई वीडियो। तो आप डेली देखते जाइए, जितने भी पार्ट डल गए उतने ही देख लीजिए कम से कम। अभी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, उनमें कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो करवा चुकी हूँ, इसलिए बोल रही आप सभी से कि ये देख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है थ्योरी। अगर आप नहीं पढ़ ली ना, तो कोई भी एग्जाम में आप पीछे नहीं हट पाओगे, एग्जाम नंबर लाओगे ही लाओगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाए जा रहे हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज होगा कि आपने कितना थ्योरी से अचीव किया और कितना आप प्रीवियस ईयर में नंबर ला पा रहे हो। तो आप सभी उसमें जाकर देख सकते हो। और हाँ, आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच सके, कब क्लासेस लग रही, कब क्या हो रहा, तो आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए आप सभी और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए सभी को। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं। अध्याय 2 में हमने देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। जो कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र है ना, वो बड़े राज्यों के केंद्र बन चुके थे। एवं क्या हम जो क्लास 2 में पढ़ चुके हैं, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। और आप लिंक वाइज पढ़ोगे तो बहुत समझ आएगा, इसलिए पिछली क्लासेस देखना जरूरी है, जिससे आगे की समझ आएगी। क्योंकि आप सोचोगे ये समझ नहीं आ रही, तो आपको पिछली से लिंक्ड होती हैं क्लासेस, इसलिए। फिर है, ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह से यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। जो दिल्ली जैसा महत्वपूर्ण शहर है ना, ये 12वीं शताब्दी में ही बना था। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तो 12वीं सदी के मध्य में तोमर का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, जो चौहान है ना अजमेर के, तो उन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया था। किन्हें? तोमरों को। जो तोमर है ना, उन तोमर राजपूत है ना, उनको परास्त किया था अजमेर के चौहानों ने। ठीक है, तोमरों और चौहानों के राज्यपाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जैसे कि पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? पहले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मत सोचना कि क्या पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं कि पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी पहल में? तो तोमर राजपूतों के काल में बनी। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। फिर है कि राज्यकाल, चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली एक वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। इस बड़े शहर में, जैसे दिल्ली में, बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे। एवं मंदिरों का निर्माण करवाया गया जिन्होंने। और फिर यहाँ देहली बाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे, देहली काल वाले।
दिल्ली वाल वाले सिक्के भी यहाँ पर डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में रहे पहले। वह 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुई दिल्ली सल्तनत। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 13वीं सदी के प्रारंभ में हुई। इस प्रकार से ये रहा आपका मैप। इस प्रकार से कि हाँ था फिरोजाबाद, फिरोज शाह, कटला, यमुना नदी, वह हौज खास, सीरी, जहांपना, दहली कोहिना, इस प्रकार के कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, इलाहाबाद, इस प्रकार से हमारी मैपिंग में दिए गए हैं सभी। जैसे कि यहाँ पर हैं ये है कि जिनके मिलकर दिल्ली की सल्तनत भी वंश, बहुत सारे वंशों से, कितने 5 वंशों से, 5 वंशों की पहचान से दिल्ली सल्तनत बनी है। तो जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे एवं इस मानचित्र में है जैसे कि दिल्ली, ये कोहिना, सीरी और जहांपना को देखिए। जैसे दिल्ली, ये कोहिना ये रहा, जहांपना ये रहा, सीरी ये रहा। तो सीरी, जहांपना, दिल्ली और कोहिना, इनसे पहचानिए। जैसे इनसे हमने नगर बसाए थे यहाँ पर, कौन? सीरी, जहांपना, दिल्ली, ये कोहिना। आगे है हमारा क्या? दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासक कब से कब तक रहे? तोमर शासक। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 से स्टार्ट है, ठीक है। तोमर शासक हैं। ये से 1165 से स्टार्ट है तोमर शासक। अनंगपाल हैं 1330 से 1145 तक। चौहान है 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान है 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक है जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1200, सॉरी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे 1210 से 1236। रजिया है 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन है 1266 से 1287। इस प्रकार से लोग हैं। और आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं इल्तुतमिश का मकबरा है। ये ऊपर देखना जो हमने, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये इल्तुतमिश का मकबरा है यहाँ पर। फिर आगे ये क्या है? अलाई दरवाज़ा। कौन है? ये है अलाई दरवाज़ा। वह खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक। खिलजी वंश जैसे कि 1290 से 1320 तक चला। यहाँ पर है जलालुद्दीन खिलजी फर्स्ट, तो 1290 से 1296। तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इस प्रकार से हमारा ये रहा कौन सा? तीसरा वंश। पहला वंश है प्रारंभिक तुर्की, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इस प्रकार से हमारे कितने? 5 वंश हो गए, जो अभी बताया ना कि 5 वंशों से मिलकर राजधानी बनी थी। जैसे दिल्ली बनी थी, दिल्ली राजधानी। फिर सैयद वंश 14 से 1451। और फिर खिज खान वंश है 1414 से 1431। लोधी वंश है 1451 से 1526। और फिर वह लोधी यानी 1451 से 1489 तक। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये रहा हमारा किनका? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम दिल्ली के सुल्तान के, फिरोज शाह का, जो दिल्ली का सुल्तान था। फिर दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो वहाँ पर हालांकि सिक्कों एवं अभिलेखों के सत्यापन के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। और भी महत्वपूर्ण थे इतिहास, तारीख, इतिहास तारीख को बोलते हैं एक वचन, और तवारीख को बोलते हैं बहुवचन। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा
फारसी लिखी गई थी। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको कि जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा थी वो कौन सी थी। ऐसे क्वेश्चन में बहुत आएगा ये कि सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा। फारसी भाषा में लिखे गए थे सब, क्या थी, फारसी भाषा। और वे इस प्रकार से लिखते थे, देखो कि इस प्रकार से पांडुलिपि को त्याग करने के 4 चरण होते थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांडुलिपि को त्याग करने के 4 चरण माने जाते थे। पहला, कागज तैयार करना, यहाँ कागज तैयार हो रहा है। और दूसरा, लेखन कार्य हो रहा है, ये लिख रहे हैं, यहाँ कागज तैयार हो रहा है, यहाँ लिखाई चल रही। फिर तीसरा है कि महत्वपूर्ण शब्दों और जैसे अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर। तीसरा क्या है कि तीसरा है आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका उपयोग किया जाता था पांडुलिपियों में। एवं चौथा है जल्द तैयार करना, जिल्द तैयार करना। ये जिल्द जानते हैं आप, कौन सा जिल्द, ये वाला जिल्द तैयार करना, ये वाला जिल्द हो रहा, जिल्द तैयार किया जाता था यहाँ। फिर है तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे एवं शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना डिटेल्स, वो उसी में से क्वेश्चन आते हो। आप डिटेल से पढ़ोगे ना तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल से थ्योरी हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी की 6 to 8 की। एवं प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आपका सब हो जाएगा। इसलिए आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, और ज़रूर बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा और आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे। इसलिए चलो न्याय चक्र के बारे में। 13वीं सदी के इतिहासकार कौन थे, तो फके मुदब्बिर ने लिखा था। 13वीं सदी में जो इतिहासकार थे ना, उन्होंने न्याय चक्र के बारे में लिखा था। फके मुदब्बिर ने लिखा था न्याय चक्र के बारे में। फिर है आगे, उसमें न्याय चक्र में क्या क्या लिखा था, कुछ बातें थी, कुछ बातों में ध्यान रखें, ठीक है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आश्चर्य समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह भी देते थे। विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जो ये सभी न्याय देते थे ना, उनसे सभी लोग सहमत नहीं होते थे। फिर है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। ऐसे आएगा पेपर में, जैसे कि सन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर कब बैठी, तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान पर बैठी कब, 1236 में। तो ऐसे भी आ सकता कि इल्तुतमिश की बेटी कौन है, तो रजिया के पिता कौन है, तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बेटी कब बैठी, तो 1236। या रजिया कब बैठी सिंहासन पर, तो 1236। इस प्रकार से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए कि सन है 1236, बेटी कौन है सिंहासन पर, रजिया, और बेटी किसकी है, इल्तुतमिश की। इस प्रकार से उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया। जो उस वक्त के इतिहासकार थे ना, उन्होंने मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन, रजिया थी। लेकिन फिर भी वह एक नारी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया। तो देखो, पहले रजिया को तो बैठा दिया, लेकिन मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि एक वो नारी होते हुए सिंहासन चला रही, तो उसको वहाँ बैठना शोभा नहीं देता, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। बैठी थी 1236 में, उसने अब बताओ 1240 में हटा दिया, तो कितना ही राज्य चलाया, ज़्यादा से ज़्यादा
4 साल, वो भी 4 नहीं क्योंकि 40 में तो हटा ही दिया है, तो 3 साल चलाया होगा राज्य। तो इतना सही राज्य चलाने को मिला था क्योंकि वो नारी बैठी थी उस पर, इसलिए पहले ज़माने में इतना नारी को बल नहीं दिया जाता था, और आज कौन सा इतना अच्छे से दिया जा रहा है। तो वो तो वही है सब। रजिया के बारे में मिन्हाज इसराज के विचार, जो रजिया के बारे में विचार लिखे हैं ना किन्होंने, मिन्हाज ए सिराज ने, तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम। उन्होंने तो यही लिखा कि उनका सोचना ये था कि ईश्वर के यहाँ मतलब स्त्रियों को नहीं बैठना चाहिए, अधीन नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो उनका यही था कि नारी को सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, बस इतना ही सही देख लो, क्यों आगे बढ़ना हो दुनिया का पढ़ना। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने सिक्कों एवं अभिलेखों पर यह अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के बारगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। किसी समय काकतीय वंश का राज्य था बरगल क्षेत्र में। तो उस वंश की रानी कौन थी? रुद्रमा देवी। उस वंश की राजधानी कौन थी? रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। जो उसका व्यवहार था उसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार था ना वो बिल्कुल विपरीत था रुद्रमा देवी का। फिर है और आगे ऊपर देखते हैं, विपरीत था। फिर आगे कहाँ है थे हम? रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना पुरुषों जैसा नाम, जैसे रुद्रमा देवी ने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी रिद्दिद्दा, मतलब 3 शासक थी, एक रजिया होगी, एक रुद्रमा देवी होगी, वो एक और थी कौन? कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से लेकर 103। उनका नाम दीदी था। दीदी यानी बड़ी बहन से निकला था, दिद्दा यानी दीदी यानी बड़ी बहन से दिद्दा। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, जैसे कि रानी दिद्दा बड़ी दीदी मानते हैं, तो जाहिर है कि मतलब प्रिय यानी स्नेह भरा प्यार से इनाम दिया होगा इन रानी को। फिर आगे ये 3 रानियां थी उस वक्त पे। फिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार एवं गैरीसन शहर से साम्राज्य तक है। फिर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा ये प्रमुख जीते गए शहर हैं जो उन्होंने जीते हैं सारे। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर है भीतरी प्रदेश एवं गैरीसन शहर, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करें। फिर गैरीसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, उसे बोलते हैं गैरीसन शहर। फिर है गैरीसनों शासन, जैसे दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों यानी रक्षक सैनिकों टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। जो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण था ना वो बहुत कठिन था, एवं बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उससे संपर्क नाजुक थे। एवं शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोर का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल में पड़ गया एवं किसी तरह अपने आप का बचाए हुए कि अपने को बचाए रखे। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इसका विस्तार किसके? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। एवं सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। भीतरी गैरीसन का
फिर खदेड़ दिया उन लोगों को। और जो व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रों, व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर नए बनाए गए, बसाए गए। फिर है दूसरा विस्तार सुल्तान की बाहरी सीमा पर हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। फिर है आगे, फिर है मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक 10 उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इसने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी रखा, ये देखते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान किस प्रकार किया था, जैसे कि ये रहा हमारा, जैसे दिल्ली, रणथंबोर, चित्तौड़, गुजरात, सोमनाथ, मांडू, देवगिरी, यादव, बरगाल। ये रहा बरगाल, जो बरगाल की रानी थी ना, दिरदा बरगाल की रानी थी, जो ककतीय, होयसल, द्वार समुद्र। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं देहली ए कोहिना पुराना शहर। कहाँ गए, जो ये रहा देहली ए कोहिना पुराना शहर, जो इस मस्जिद का इल्तुतमिश तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो मीनार थी ना, 3 सुल्तान जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोजशाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। 3 सुल्तानों द्वारा जो कुतुब मीनार बनाई गई थी ना, 3 सुल्तानों द्वारा बनाई गई थी। जैसे ये रही, इस प्रकार से इस बनाई गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मापदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला भी कहा जाता है। क्या, मक्का की ओर की दिशा को किबला भी कहा जाता है। फिर इस प्रकार से बनाए जाते थे पहले मकान सब। चलो आगे बढ़ते हैं। मोठ की मस्जिद। कौन? मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके मंत्री द्वारा बनाई गई थी मोठ की मस्जिद। और जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित हुई थी। आगे देखते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश दिल्ली के आरंभिक सुल्तान देखते हैं। इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा भी जाता है। जो सामंत किनको कहा जाता? भूस्वामी हुआ करते थे। जैसे अभी प्रीवियस ईयर का पेपर लगवाया था जो कल पिछले ही दिन, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, तो सामंत कहा जाता था। क्या? भूस्वामियों को सामंत कहा जाता था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते उसी में से, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि उसी में से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। फिर खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक स्तर तक भी पैदा होने लगी एवं गुलाम और आश्रित अपने शालिकों और संरक्षकों के प्रति जो तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। तो इस प्रकार से माना जाता है कि जो पुराने सुल्तान थे उनके तो गुलाम वफादार रहते थे, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी रहते थे उनके नहीं रहते थे, इसलिए दूसरे गुलाम बना लिए जाते थे। एवं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इससे जो क्वेश्चन है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं
और लास्ट में पूरा चैप्टर कराने के बाद क्वेश्चन भी कुछ रहते हैं, वो आपको देते हैं कि आप लगा पा रहे कि नहीं, इसलिए तो आप ध्यान से पूरी क्लास देखिए, अटेंड कीजिए। फिर है भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को किया, भिन्न भिन्न इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। फिर ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता। क्या कहलाते थे ये इलाके? इक्ता कहलाते थे, इक्ता। तो ये इक्ता नाम है ना, वो जो अन्य प्रकार के सेना नायक हैं उन्हें अन्य इलाकों में सूबेदार बना दिया जाता था, तो उन इलाकों को क्या कहा जाता था? तो इक्ता, इक्ता कहा जाता था उन इलाकों को। ठीक है, इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार यानी इक्ता यानी इक्तदार मुक्ति कहे जाते थे। इक्तदार इक्ता मुक्ति कहे जाते थे। ठीक है, इन सबको। फिर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं है इसलिए इनको नहीं पढ़ना है, मोस्ट पढ़ेंगे हम। अपना हाईलाइट करके रखा है पहले से कि ये हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुट्टों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, वह बहुत बड़ा होता है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में बांस कैसा होता है, तो वो पोला नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे भी पेपर में आ सकते हैं। और इतनी पूरी स्टेटमेंट भी आ सकती है कि चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। तो कौन रहते थे? तो राजा रहते थे, सरदार लोग रहते थे। और कभी कभी बांस के झुरमुट्टों में। भारत के बांस पोला नहीं होते। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जाए तो बताया जाए कि कौन रहते थे इस जगह पर। तो राजा नहीं, सॉरी, सरदार रहते थे। कौन? सरदार, जो सूबेदारों की रक्षा करते थे, यानी एकताओं की रक्षा, नगरों जहाँ पर रहते हैं उन जगह की रक्षा। चंगेज खान के नेतृत्व में मुगलों ने, जो चंगेज खान है उसके नेतृत्व में मुगलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीनिया आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके बाद शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखेंगे मतलब किस प्रकार की चुनौती थी। अब सेना को संभालेंगे, इतना सब कहेंगे तो चुनौती तो एक होएगी। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक के बारे में, इन दोनों ने कितना क्या संभाला। तो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो दिल्ली पर कितनी बार? 2 बार हमले हुए। एवं फिर है मोहम्मद तुगलक का, कि मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभ में वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना को परास्त हो गई, मंगोल सेना परास्त हो गई कि उसने ट्रांस ऑक्सेनिया पर आक्रमण की योजना बना ली और स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रमण कदम था। फिर आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहिना को निवासियों ने से खाली करवा दिया वहाँ, और राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। किसे? वहाँ के निवासियों को, जो दिल्ली और कोहिना के निवासी थे वहाँ खाली करवा दिया गया। और सॉरी, उन सभी निवासियों को दक्षिण बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। फिर आगे है हमारा कि अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने का जगह उसने कुछ आज ही कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। फिर आगे है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत बड़ी प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया और मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। यानी अंतर है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और मोहम्मद तुगलक के कदम काफ़ी
असफल रहे तो कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल था। जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। फिर है आगे, करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलकों को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। जो मुद्रा चलाई थी उन्हें वो भी वापस लेनी पड़ी। फिर कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल के इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल फिरती रक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। फिर 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो इसमें क्या है, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में सुसंत शासन उठ खड़े हुए एवं उनकी राजधानियां समृद्ध थी, राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे एवं शेरशाह सूर 1540-1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1530 से 1540, 1555 से 1556 को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया और केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया। फिर है हमारा कि महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। फिर हमारा आगे 3 श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति और न्यायिक और धर्म युद्ध को मानती। जैसे प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध वाला वर्ग। जैसे विभाजन हुआ तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया समाज को। कितने 3 वर्गों में विभाजित किया इन्होंने। तो पहला है प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा है युद्ध करने वाला वर्ग, तीसरा है खेती करने वाला वर्ग, ईसाई धर्म का। इस प्रकार से बांट दिया था समाज को कि कौन कौन सा वर्ग किस प्रकार से बनेगा, कौन किसकी पूजा करेगा। इस प्रकार से वर्गों को बांट दिया गया था एवं कुलीन वर्ग, सती, 12वीं सदी, इस प्रकार से सभी बांट दिया गया था। एवं आप सभी को फिर से बता दें कि आप सभी पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एवं इस चैनल पर 6 to 8 NCERT संपूर्ण पढ़ाई जा रही है और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को जरूर से जरूर देखिए एवं शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिसको देखना है। और हाँ, ये 4 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप सभी को इनके आंसर बताना है, कमेंट करके बताना, या आप बताना कि आपको आते हैं क्या है। तो आप बताना इन 4 के आंसर कौन कौन से है। जैसे इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। कितने सरल है, मैं तो नहीं बताऊंगी, मुझे पता है क्योंकि आप ही बताओगे आपने कितना अचीव किया, तभी तो आपको पता चलेगा ना। मैं हर चैप्टर के आंसर बता देती हूँ, क्या मतलब हुआ। और दिल्ली में पहल किसने राजधानी बनाई थी, स्थापित की थी। और दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। देखो ये मैंने बिल्कुल 2-3 बार बताया था। और किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो मैं एक बता दे रही हूँ, 4 हैं जिनमें से आप 3 तो बता ही सकते हो। तो एक बताऊंगी क्वेश्चन जो कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो प्रशासन की भाषा क्या थी, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको चकमा दे, आप ही को बताना पड़ेंगे चारों। और ये क्वेश्चन क्योंकि सबसे पहले यही हमने पढ़ा था, 2-3 लाइनों के बाद यही पढ़ा था कि कौन सी भाषा थी। तो आप सभी दे सकते हो आंसर, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा हो तो अच्छे से जाके पढ़ लीजिए जिससे आप सभी के आंसर दे सको। और अगली क्लास के लिए वेट करिए। तो अगली क्लास में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, उन्हें इसका हेल्पफुल क्लास हो सके सबके लिए। थैंक यू दोस्तों।